क्या राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए गए उसे अब बीजेपी भी मानने लगी है? क्या मोदी शाह को भी ये लगने लगा है अब बस फैसला लेना ही होगा? तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से मुक्त किए जाने वाले हैं? क्या कुछ दिनों बाद हमें और आपको ये सुनने में आने वाला है ज्ञानेश कुमार ने बिगड़ी सेहत की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? अब सियासी गलियारों से लेकर लुटियन जोन में ये अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं? क्योंकि हमने देखा जो बाकी दो चुनाव आयुक्त हैं उनमें से एक चुनाव आयुक्त ने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है, जिस प्रकार की टिप्पणी की है, उससे संकेत मिला है कि ज्ञानेश कुमार अब जल्द ही अपने पद को छोड़ने वाले हैं। अब सवाल उठता है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो इतनी निष्ठा से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वफादारी दिखा रहे थे, बीजेपी की राजनीति के लिए पूरी शिद्दत के साथ समर्पण कर चुके थे, निष्पक्षता को उन्होंने ताक पर रख दिया है, इसके बावजूद ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही है, ये अटकलें क्यों उड़ रही हैं कि ज्ञानेश कुमार पदमुक्त होना चाहते हैं या उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है और उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा? अब इस बात का विश्लेषण करते हैं तो ये समझ में आता है कि जिस प्रकार की आज देश की राजनीति है, जिस प्रकार की सत्ता देश के अंदर चल रही है, जिसके दिमाग में लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है, ये उसी प्रकार की तानाशाही है जो कुछ देशों में दिखती है, जो किसी भी व्यक्ति को तब तक सहन करते हैं जब तक वो आदमी उनके लिए काम का रहता है, और जब उनको लगता है उनके लिए असहजता क्रिएट होने वाली है, उनके लिए परेशानी क्रिएट होने लगी है और उनकी छवि पर प्रभाव पड़ने लगा है, तब उस आदमी को वो अपनी छवि को बचाने के लिए दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं या फिर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो बीजेपी की राजनीति है वो पुरानी वाली नहीं है। आज बीजेपी की नीति के लिए बस यही है कि उनके लिए कौन फायदेमंद है, कब तक वो उसके काम ले सकते हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति काम का रहता है तो बीजेपी की ओर से उसे सर पर बैठाया जाता है, लेकिन जैसे ही लगता है जिसको सर पर बैठाया अब उसके लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, उनकी वजह से विरोधियों को उन्हें घेरने का मौका मिल रहा है, तो फिर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ये बीजेपी बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है। अब मोदी जी की जो बीजेपी है वो अलग ही प्रकार की है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी ये कहा करते थे कि अगर मुझे एक वोट लेने के लिए समझौता करना पड़े तो वो वैसे पद को लात मार देंगे। पीएम मोदी और अमित शाह अलग ही तरीके के नेता हैं, वो पद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए आज की डेट में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती बल्कि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, और मोदी जी की छवि को सुधारने के लिए बीजेपी के रणनीतिकारों की ओर से हमेशा प्रयास किया जाता है। दोस्तों, कभी पीएम मोदी को चलते हुए देखिएगा, सबसे आगे वो होते हैं, बाकी सब उनके पीछे सिर झुकाकर चलते हैं। यानी एक तरह से सेट किया जाता है, बीजेपी में मोदी से आगे कोई नहीं है, मोदी ही मोदी हैं और मोदी ही बीजेपी है। देखा जाए तो ये मोदी के औरे को विशाल करने का प्रयास है। तो बीजेपी के अंदर जो भी फैसला लिया जाता है वो मोदी को केंद्र में रख कर लिया जाता है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी को चेहरे के तौर पर इस्तेमाल जरूर किया जाता था, लेकिन बीजेपी केंद्र में होती थी। आपको याद होगा जब राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे तो एक बार मीटिंग हुई, उस मीटिंग में अटल बिहारी वाजपेयी भी मौजूद थे। तो जब मीटिंग में राजनाथ सिंह आने लगे तो अटल बिहारी वाजपेयी खड़े होने लगे। राजनाथ सिंह ने उनके चरण छुए और पूछा, आप तो संस्थापक सदस्य हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? तो इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, आप अध्यक्ष हैं और मैं बीजेपी की ओर से प्रमोट किया गया कार्यकर्ता, इसलिए मैं आपके लिए खड़ा हो रहा था। तो उस दौर में बीजेपी के अध्यक्ष का क्या रुतबा हुआ करता था उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन इस दौर में बीजेपी के अंदर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की क्या हैसियत है ये किसी से छिपी नहीं है। अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा एक रबड़ स्टैंप है, मोदी शाह जो चाहते हैं उस पर उन्हें मोहर लगानी पड़ती है। तो मोदी जी की छवि आज की डेट में बेहद अहम है, उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मोदी जी की छवि के लिए बहुत सी कुर्बानी ली गई,
पहला उदाहरण तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो राज्यसभा के सभापति थे और उस दौर में सबने देखा धनखड़ बीजेपी के खासकर मोदी शाह को फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या करते थे। उपराष्ट्रपति के तौर पर क्या किया, राज्यसभा के सभापति के तौर पर क्या किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब धनखड़ अति करने लगे। इस अति से मोदी की छवि पर असर पड़ रहा था। हालांकि धनखड़ प्योर भाजपाई नहीं थे, वो अलग अलग दलों से होकर बीजेपी में आए थे। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर चौधरी देवीलाल के लोक दल में गए, फिर उसके बाद बीजेपी में आए। मोदी भक्ति के दौर में उनके दिल के किसी कोने में किसानों के लिए भी जंगें थी। तो धनखड़ का बैकग्राउंड ना बीजेपी का था और ना ही संघ का। तो वफादारी के बाद धनखड़ से मोदी शाह असहज महसूस होने लगे और इसका परिणाम एक दिन ये हुआ कि अचानक से एक लेटर वायरल हुआ जिसमें धनखड़ का इस्तीफा था। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन सेहत बिगड़ी तो ये किसी को भी कई महीनों तक भनक नहीं लगने दी गई। आखिर उनकी सेहत में क्या खराबी है? उन्हें एक विपक्ष और मीडिया से करीब 2 महीने तक छुपा कर रखा गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया था। लोग मिलना चाहते थे, जानना चाहते थे आखिर धनखड़ की सेहत कैसी है। क्या सेहत ही इस्तीफे देने की वजह है या फिर किसी और वजह से इस्तीफा दिया? किसी को जानकारी ही नहीं थी आखिर धनखड़ कहाँ है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जिस व्यक्ति ने बिगड़ती सेहत की वजह से उपराष्ट्रपति पद छोड़ा, वो 2-3 महीने बाद ही नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा कैसे लेने आ गया? वो आरएसएस के मंच पर जाकर अपना स्पष्टीकरण कैसे देने लगा? एक तरह से ये बताने का प्रयास कैसे करने लगा बीजेपी से उसका संबंध पहले जैसे ही ठीक है। उनके अंदर एक दर्द तो दिखा। मुझे लगता है कभी ना कभी तो अपने इस्तीफे पर वो बात जरूर रखेंगे। तो साफ है धनखड़ को इसलिए पद से हटाया गया था क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति के लिए असहज बन गए थे। और इसी तरह से हिरेन जोशी जो पीएम मोदी के बाएं हाथ थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हिरेन जोशी को तो सुपर संपादक तक कहा जाता था। हिरेन जोशी ने तो मोदी जी की छवि को चमकाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। मोदी को चर्चा में लाने के लिए और गोदी मीडिया पर पकड़ बनाए रखने के लिए हिरेन जोशी का खूब इस्तेमाल किया गया था। हालांकि जब हिरेन जोशी के नाम पर बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी तो उन्हें फिर से काम पर वापस बुलाया गया। यहाँ पर भी दोस्तों हिरेन जोशी को इसलिए बुलाया गया क्योंकि उनके दूर जाने से मोदी की छवि पर ही चोट पहुँच रही थी। हालांकि हिरेन जोशी कब तक रहेंगे, कब हटाए जाएंगे, इसके बारे में शायद वो भी नहीं जानते होंगे। इसी तरह सरकार के ही करीबी नवनीत सहगल ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1.5 साल का उनका कार्यकाल बचा हुआ था और इस्तीफा जब नवनीत सहगल ने दिया तो उसे फौरी तौर पर स्वीकार भी कर लिया गया। तो इसलिए लॉ कमीशन के सदस्य हितेश जैन का हटाया जाना, पीएमओ में काम करने वाले सुपर संपादक हिरेन जोशी का अचानक से गायब होना, प्रसार भारती के चीफ नवनीत सहगल का इस्तीफा देना, इन सब से पहले धनखड़ का इस्तीफा देना और इसी तरह की स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जितने भी मैंने आपको नाम गिनाए उनसे कम ज्ञानेश कुमार ने पीएम मोदी और बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाया है। ज्ञानेश कुमार ने जमकर फायदा पहुंचाया, अपनी वफादारी दिखाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन इसी वफादारी में उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग तो अब बीजेपी की एजेंट हो चुकी है। अब इससे ये हो रहा है कि पीएम मोदी की छवि पर बात आ रही है, जिसके लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। मैंने तो आपको नाम भी गिनाए। मोदी की छवि के लिए इस वक्त बीजेपी अपने वफादारों को कुर्बान कर सकती है। बीजेपी तब तक अपने वफादारों को साथ रखती है जब तक उनसे मोदी असहज ना हो। अगर मोदी असहज हुए तो फिर तो गए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं अब की बार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से ज्ञानेश कुमार की विदाई की बारी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।